नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने पति की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में आदिवासी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए लोगों की भावनाओं को समझने और शांतिपूर्ण विरोध को मान्यता देने की अपील की। पत्र प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजा गया। सोनम वांगचुक को लेह में छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा बढ़ाने और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध के बाद एनएसए की धारा 3(2) के तहत गिरफ्तार किया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। अंगमो ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में पति से बात नहीं करने दी गई और कानूनी अधिकारों की जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि उनके संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यानी HIAL के 2 सदस्य भी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हरीश रावत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि बिहार के चुनावों से पहले SIR करके चुनाव आयोग ने अपनी और भद्द पिटवा ली है। इतना कहा कि घुसपैठिए हैं। अब आयोग बताए तो सही कि कितने घुसपैठिए हैं जिनको वोटर लिस्ट से बाहर किया है। हरीश रावत का कहना है कि अब आंकड़े सामने आएंगे कि कितने असली वोटरों के नाम काटे हैं। अब तो बीजेपी के पास जो पोर्टेबल मतदाता हैं जिनको सब जगह ले जाकर वोट डलवाते हैं, ऐसे लोग बिहार में भी कितने हैं। अब हमारे कार्यकर्ता और नेता सारे तथ्य सामने लाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर महाराष्ट्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी यानी देवेंद्र फडणवीस 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। खबर आई थी कि प्रधानमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी यानी महाराष्ट्र की तरफ से कोई प्रस्ताव आना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव हैं और वहां तो दयावान प्रधानमंत्री महिलाओं को 10-10 हजार देकर आए। क्या बिहार से आपके पास कोई प्रस्ताव आया था? हमें कोई जलन नहीं है बिहार से, लेकिन बिहार में चुनाव है इसीलिए आप चूना लगा रहे हो और यहाँ संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। उद्धव ठाकरे ने इसे अन्याय बताया है। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए हैं उसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक बूथ से डिलीट किए गए सभी मतदाताओं के नाम को हटाने का कारण मौतें हों? ऐसा सिर्फ एक बूथ पर नहीं बल्कि करीब 1000 बूथों पर ऐसा ही हुआ हो तो? दरअसल चुनाव आयोग ने SIR के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख लोगों के जो नाम हटाए हैं उसके डेटा के विश्लेषण के बाद मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाने में अजीबोगरीब पैटर्न दिखे हैं। द हिंदू ने इन डेटा का विश्लेषण किया है और कहा है कि कम से कम 8 श्रेणियों में ये पैटर्न दिखे। चुनाव आयोग ने वोटर्स के नाम हटाने के लिए 3 वजहें बताई हैं। मतदाताओं की मौत हो जाना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना या फिर 2 या इससे अधिक जगहों पर सूची में नाम होना। इन्हीं 3 आधार पर बिहार की वोटर्स लिस्ट से 65 लाख से अधिक नामों को हटाया गया। द हिंदू ने विधानसभा भाग यानी बूथवार विश्लेषण कर अजीबोगरीब पैटर्न को उजागर किया है। यह अजीबोगरीब पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये पैटर्न सांख्यिकीय रूप से असंभव से लगते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने में ये पैटर्न देखे हैं। 80 भागों यानी बूथों में युवा मौतों का असामान्य अनुपात, 973 बूथों में सभी नाम हटाए जाने की वजह केवल मौतें, 412 बूथों में बहुत अधिक मौत की रिपोर्टें, 7216 बूथों में मौत अनुपात अधिक, 127 बूथों में महिलाओं के नाम अधिक हटाए गए, 1985 बूथों में असामान्य रूप से अधिक मतदाता हटाए गए, 5084 बूथों में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित वजह बताई गई, 663 बूथों में स्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न दिखा। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार वे बूथ जहां 50 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई उनमें कम से कम आधे 50 साल से कम उम्र के थे। डेटा से बिहार के 80 भागों यानी मतदान केंद्रों का पता चलता है जहां मौत का पैटर्न जनसांख्यिकीय मानदंडों से अलग है। सामान्य आबादी में मौतें अधिकतर बुजुर्ग लोगों में होती हैं, इसलिए कम उम्र के लोगों की मौत का अधिक प्रतिशत सांख्यिकीय रूप से असामान्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि मतदाताओं को मृत बताने से पहले क्या सत्यापन किया गया था? कुछ क्षेत्रों में इतनी अधिक असमानताएं क्यों हैं? महिलाओं को अधिक क्यों हटाया गया और कई क्षेत्रों में इतने अधिक युवा मतदाताओं को मृत श्रेणी में क्यों रखा गया?
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं। क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? उनकी सराहना इसलिए की जाए कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे? क्या इसीलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसीलिए की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि 100 साल के इतिहास में कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी इसका प्रमुख नहीं बना और अपनी संस्था तक में महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी है। जिस आरएसएस पर कांग्रेस आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेने और अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाती रही है, उसी आरएसएस के नेताओं के बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि देश की आजादी के लिए वे जेल में गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के योगदान की जोरदार सराहना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसके लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की। ये 5.5% पर बरकरार है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलिसी कमेटी ने मिलकर तय किया कि रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा और पॉलिसी न्यूट्रल रहेगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरें घटाने से लोगों को खर्च और विकास बढ़ सकता है, लेकिन टैरिफ की अनिश्चितता से अगले साल की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकों को लोन देता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ते में कर्ज मिलता है, जिससे वे ग्राहकों को भी सस्ते लोन देते हैं और आपकी ईएमआई कम हो जाती है। वहीं अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों की लोन लागत बढ़ जाती है और वे ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, जिससे लोन महंगा हो जाता है। इसलिए रेपो रेट सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोप में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और चर्चित इस्लामी विद्वान अहमद रजा खान के वंशज मौलाना तौकीर रजा खान भी शामिल हैं। इस सिलसिले में बुधवार को 2 अभियुक्तों को एक पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 अभियुक्तों को कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी। बता दें कि शुक्रवार 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए या डीआर यानी महंगाई भत्ता में भी 3% इजाफे को मंजूरी दी है। इससे केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले करीब 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशन वालों को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने बुधवार को 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिजली की दरों में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 13 नवंबर से लागू होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नायडू ने भरोसा दिलाया है कि इस पर कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि वो बिजली की मौजूदा दरों में कटौती के प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल बिजली की दरों में 13 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। नायडू ने वैकल्पिक और सस्ती बिजली के उत्पादन पर भी जोर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.